हेलो प्यारे बच्चों। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे छोटे छोटे शेरों, शानदार अपनी तैयारी में लगे रहो। कक्षा 8 का 2026 का बोर्ड एग्जाम आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि हमारी तैयारी और आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत रहने वाली है। इसलिए लगे रहो बच्चों। और जो हमारा चल रहा है अध्याय नंबर 1, फसल उत्पादन और प्रबंधन, उसका हमने एक क्लास डाल दिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो हमारे चैनल के ऊपर आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कक्षा 8 से बनी हुई है। उसके अंदर आपको मिल जाएगी। पहले आप वो देखना है, फिर आपको ये देखना है, क्योंकि आप पहले से इस चीज को समझेंगे तो आपको ये क्लास समझ में आएगी। ठीक है, तो आज हमारा अध्याय नंबर फर्स्ट है, उसका एक टॉपिक है फसल चक्रण के बारे में मैं पढ़ाने वाला हूँ। फसल चक्रण होता क्या है? फसल चक्रण बच्चों, जैसे मैं किसान हूँ और मैं फसल बो रहा हूँ। हर साल मैं हर समय पर हर 6 महीने के टाइम अंतराल के बाद में मैं क्या करता हूँ, अलग अलग फसल की तैयारी करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था खरीफ की फसल और रबी की फसल, उसके अंदर समय बताया था मैंने। अंजूस मतलब खरीफ की फसल जून से सितंबर के मध्य बोई जाती है, तो वो एक समय अवधि होती है। जैसे खरीफ की फसल की उम्र हो जाती है तो क्या करते हैं हम, फिर से तैयार करते हैं जमीन को, भूमि को फिर से तैयार करते हैं, फिर से उसके अंदर सिंचाई करते हैं, फिर से उसके अंदर फसल बोते हैं। इसी प्रकार से हमारा एक चक्रण चलता रहता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फसल चक्रण कहते हैं। इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे वो देखना है। एक फसल के बाद दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाना फसल चक्रण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? फसल चक्रण कहलाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? सिंचाई के बारे में। आज के अध्याय का जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है सिंचाई, इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है बच्चों? कि निश्चित अंतराल के बाद फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। ऐसा तो है नहीं कि फसल को बो दिया अब बस हमारे पास में हार्वेस्टिंग करेंगे, ऐसा नहीं होगा बच्चों। जब तक आप फसल को पानी नहीं दोगे तो आपको उचित किस्म और उचित गुणवत्ता वाले बीज आपको प्राप्त नहीं होंगे, आपको अच्छी पैदावार प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि किसी भी फसल को अच्छी पैदावार उत्पन्न होने के लिए, अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए सिंचाई, पानी की आवश्यकता सबसे सर्वोपरि होती है। इसलिए पानी की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। इसी को बोलते हैं बच्चों सिंचाई। कि निश्चित अंतराल के बाद फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। और सिंचाई के स्रोत बहुत सारे होते हैं बच्चों। कुआं हो गया, बावड़िया हो गई, नलकूप हो गए, तालाब हो गए, झीलें हो गई, ट्यूबवेल हो गई। ठीक है, ये होते हैं बच्चों इसके स्रोत। अब बात मैं करूं इसकी विधियों की, कि सिंचाई की सर विधियां कितनी होती हैं। सिंचाई की विधियां मुख्यतः दो होती है बच्चों। पहली होती है आधुनिक विधि, वो पारंपरिक विधि, और दूसरी होती है बच्चों आधुनिक विधि। पारंपरिक विधि के अंदर क्या होता है, कुछ पुराने जमाने की, पुराने समय में जो हम काम करते थे सिंचाई के, पुराने समय में जो भी लोग काम करते थे, किसान लोग सिंचाई करते थे, वो किस प्रकार से करते थे, वो होती है बच्चों पारंपरिक। और आधुनिक का मतलब होता है नए जमाने में किस प्रकार से सिंचाई करते हैं। तो पारंपरिक के अंदर हम लिखेंगे, लिखिए रहट, ढेकली, चैन पंप। रहट, ढेकली और चैन पंप। अब आप इसको गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझ देता हूँ। रहट क्या होता है बच्चों? ये बेल के लगे हुए होती हैं, और बेल की क्या होता है, कुएं में रस्सी जाती है और उसको बेल खींचता है, और उस रस्सी के बहुत सारे पात्र लगे हुए होते हैं, जिससे वो पानी ऊपर आता है फिर नीचे गिर जाता है। उसके बाद नाले के द्वारा खेत में बहा दिया जाता है, जिससे सिंचाई संपन्न होती है। ढेकली भी यही होती है, एक पात्र होता है, उसको अंदर डाल कर पानी खींच के लाते हैं ऊपर। चेन पंप भी यही होता है, सेम प्रोसेस काम करते हैं। आधुनिक विधि की बात मैं करूं, आधुनिक विधि में बच्चों कौन से लिखेंगे? छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। छिड़काव व ड्रिप तंत्र, ये हो गया बच्चों आधुनिक जमाने का। क्योंकि आजकल कुछ पाइपें लगी होती है, जमीन के अंदर बिछाई हुई होती हैं, उसको तो बोलते हैं ड्रिप तंत्र, बूंद बूंद प्रणाली। और एक होता है छिड़काव तंत्र, जैसे आपने खेत में फुवारे देखे होंगे, आपने लाइनें भी लगाई होंगी, वो होते हैं बच्चों आपका ड्रिप तंत्र, सिंचाई का तंत्र। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे बच्चों खरपतवार। खरपतवार क्या होता है उसके बारे में हम समझने वाले हैं। अगला पॉइंट हमारा 5 नंबर का पॉइंट है बच्चों खरपतवार। खरपतवार क्या होता है, खरपतवार क्यों पैदा होता है, क्यों उगता है, इसका क्या निवारण होता है, किस प्रकार से इस पर निजात पा सकते हैं, क्या क्या रसायन आते हैं, क्या क्या प्राकृतिक, क्या क्या कृत्रिम चीजें हो सकती हैं जिनसे निजात पा सकते हैं। 5 नंबर का लिखिए बच्चों बिंदु, वो आपका खरपतवार। क्या है? खरपतवार। खरपतवार, अब खरपतवार क्या होते हैं उसको हम समझेंगे। फसल के साथ साथ क्या होता है, कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं।
क्या होता है, फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं जो फसल की वृद्धि और ग्रोथ में सहायता नहीं करते हैं, उसको रुकावट रुकावट पैदा करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, तो उनको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं खरपतवार। क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। इसके अंदर लिखिए, फसल के साथ उगे हुए अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। लिखिए, फसल के साथ, फसल के साथ, फसल के साथ उगे हुए अवांछित अवांछित पौधों को, अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार कहते हैं। अब बात आती है इसके अंदर बच्चों, खरपतवार के अंदर एक प्रणाली होती है, उससे इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, उसको बोलते हैं निराई। क्या बोलते हैं बच्चों, निराई। निराई, खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया, खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। निराई करने के निम्न तरीके होते हैं। लिखिए, खरपतवार को, खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया, खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। निराई कहलाती है। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है बच्चों, निराई कहलाती है। इसके निम्न तरीके होते हैं। निम्न तरीके कौन से होते हैं उसको हम समझेंगे। आगे देखिए, जुताई हो गया, हाथ से उखाड़ कर फेंकना। इसके निम्न तरीके होते हैं, कौन से हैं, निम्न तरीके हैं। निराई के निम्न तरीके हैं, जुताई करना, जुताई करना, हाथ से उखाड़कर, उखाड़कर फेंकना। तीसरा पॉइंट है इसका बच्चों, वो है आपका रासायनिक उपचार से, रासायनिक उपचार अर्थात खरपतवारनाशी, खरपतवारनाशी से D24 डाई, जैसे 24D, ये क्या है, रासायनिक है, उपकरण है जिससे हम कर सकते हैं। अगला बिंदु है बच्चों, वो आपका रहने वाला है कटाई, क्योंकि हमारी फसल ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा काम रहेगा, अगला जो काम रहेगा वो रहेगा बच्चों कटाई का। किसका रहेगा, कटाई का। अब कटाई के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया खरपतवार क्या होते हैं। फसल के साथ उगे हुए अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। अब क्या होता है, देखो घर में जाते नहीं है क्या घास लाने के लिए, कि पशुओं के लिए घास लाते हैं, वो घास लाते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि फसल उखाड़ पाड़ के फसल को उखाड़ के लाते हैं, नहीं। उनके पास में जो पौधे होते हैं छोटे अवांछित, जो फसल की वृद्धि में सहायता नहीं करते हैं, उनके अवरोध उत्पन्न करते हैं, उनको उखाड़ करके लाते हैं, ठीक है ना। उसको बोलते हैं घास है। और घास ही क्या होता है बच्चों, खरपतवार होता है। फसल के साथ उगे हुए अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। निराई क्या होती है, यह एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है प्रक्रिया, खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है, जिसके निम्न तरीके होते हैं। जैसे जुताई करना, एक जुताई करके, जैसे आप बोलते हैं निनाण काटना, जुताई करना, हाथ से उखाड़ कर फेंकना, रासायनिक उपचार अर्थात खरपतवारनाशी रासायनिक पदार्थ डाल करके, जैसे 24D। 24D क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है। अब हम बात करेंगे लास्ट प्रोसेस, छठा नंबर का प्रोसेस है वो आपकी कटाई का प्रोसेस है, उसको समझेंगे कटाई किस प्रकार से होती है, फिर भंडारण होगा साफ करते हैं, ठीक है। 6 नंबर का पॉइंट आपका है कटाई। क्या है बच्चों, कटाई। कटाई के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, पेशेंस रखिए बच्चों। 6 नंबर का पॉइंट आपका है वो है कटाई। कटाई के अंदर आप लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाती है। देखिए, फसल, फसल पक जाने के बाद, फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। उसे काटना कटाई कहलाता है, उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई की विधियां, अगला बिंदु लिखिए इसके अंदर, कटाई की विधियां।
कटाई की विधियां, कटाई की विधियां कौन सी होती हैं? हाथ से कटाई, दराती से, हार्वेस्टर से कटाई। पहला पॉइंट लिखिए, हाथ से कटाई, हाथ से कटाई जिसको आप दराती बोलते हैं। दूसरा है हार्वेस्टर से, हार्वेस्टर से कटाई। समझ में आ गया बच्चों? ये हुई कटाई के प्रोसेस। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे, काटी गई फसल को बीजों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। इसके अंदर एक नोट पॉइंट लगा के लिखिए बच्चों, इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। लिखिए, काटी गई फसल को, काटी गई फसल को बीजों को, न काटी गई फसल में बीजों को भूसे से अलग करना, अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन, कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है। किया जाता है जो हार्वेस्टर तथा थ्रेसिंग का संयुक्त रूप है। जो हार्वेस्टर तथा थ्रेसिंग का संयुक्त रूप है, संयुक्त रूप है। समझ में आ गया? अब इसको एक बार फिर से समझ देता हूं मैं, फिर लास्ट हमारा पॉइंट रहेगा उसमें। इसके अंदर एक और लिख लीजिए, इसके अंदर विनोइंग, विनोइंग लिख लीजिए। थोड़ा सा बाद में लिखाऊंगा, पहले समझ लीजिए। कटाई क्या होती है? फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई की विधियां होती है दो, हाथ से काटकर दराती से, दूसरा होता है बच्चों हार्वेस्टर से कटाई, ठीक है, मशीन से। इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे बंडल और बन बन के साइड में गिर जाते हैं, उससे फिर हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। काटी गई फसल में बीजों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशिंग का संयुक्त रूप होता है। इसके अंदर क्या होता है, वो उसको अलग करता है, फसल अलग आती है, बीज अलग आते हैं और भूसा अलग हो जाता है। वो एक कॉम्बाइन मशीन होती है। अगला बिंदु इसके अंदर पढ़ेंगे बच्चों, वो होगा विनोइंग, फिर रहेंगे भंडारण। आज का लास्ट बिंदु रहेगा, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कोई इंपोर्टेंट बिंदु नहीं है, इसी से क्वेश्चन आते हैं। फिर हम कल स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए, कंबोइंग क्या होता है, विनोइंग क्या होती है, सबसे पहले तो समझेंगे विनोइंग, फिर हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे हमारा भंडारण। विनोइंग, विनोइंग क्या होता है इसके बारे में लिखिए बच्चों। विनोइंग लेता है, प्रक्रिया में किसान हाथ से फसल को फटक कर दाने अलग करते हैं। इस प्रक्रिया में, विनोइंग लिखिए, इस प्रक्रिया में फसल को किसान हाथ से, हाथ से फटक कर दानों को अलग करता है। दानों को अलग करता है। वो क्या कहलाता है बच्चों? विनोइंग कहलाता है। क्या कहलाता है? विनोइंग। आज का हमारा इस क्लास का लास्ट टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है 7 नंबर का भंडारण। क्या होता है बच्चों? भंडारण। ये आपको सबका पता है, भंडारण, साइलो। साइलो क्या होता है बच्चों? साइलो। देखिए, फसलों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए, फसल को अधिक समय तक, अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए
सुरक्षित रखने के लिए उसे कीट चूहों से बचाना आवश्यक है। उसे कीट चूहों से बचाना आवश्यक है। उसे कीट चूह से या फिर नमी से बचाना आवश्यक है। बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो या भंडारण गृह किया जाता है। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो कहलाता है। साइलो कहलाता है। और ये भंडार गृह कहलाते हैं। भंडार गृह कहलाते हैं। और ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको, विनोइंग क्या होता है। इस प्रक्रिया में फसल को क्या करता है किसान, कूट कूट कर, मतलब थ्रेसिंग की सहायता नहीं लेता है, सिर्फ कूट कूट कर क्या करता है बच्चों, उसमें से जो बीज होते हैं उसको भूसे से अलग कर देता है। भूसा अलग हो जाता है और बीज अलग हो जाते हैं। उसको बोलते हैं बच्चों विनोइंग। क्या होता है? विनोइंग। फटक कर दाने अलग करना विनोइंग कहलाता है। सातवां लास्ट प्रोसेस या प्रक्रिया वो आपकी है भंडारण की। फसल को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए, फसल को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या होता है बच्चों, उसे कीट चूहों से बचाना आवश्यक होता है, नमी से बचाना आवश्यक होता है, कीट चूहों से बचाना आवश्यक होता है। क्योंकि अगर वो चूहे कीट नमी अगर होगी तो फसल क्या होगी, बर्बाद होगी, फसल को नुकसान हो सकता है। उनसे बचाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण करते हैं। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण करते हैं, उसको बोलते हैं साइलो। क्या बोलते हैं? साइलो। और उस चीज को जहां पर हम भंडारित करते हैं उसको बोलते हैं भंडार गृह। क्या बोलते हैं? भंडार गृह कहलाते हैं, इसको बोलते हैं भंडार गृह। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा पाठ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मैंने धीरे धीरे पढ़ाने की पूरी कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ जाए। और कल इसके आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं बच्चों इसी चैप्टर के अभ्यास प्रश्न और दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, चैनल पर पड़ा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन जरूर ऑन कर देना ताकि जैसे हम अगले क्लास नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।